हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नेट जेआरएफ से संबंधित बेसिक पॉइंटों पे बात करेंगे। इससे संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म भरने की आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, साथ में आपका इसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, और जॉब अपॉर्चुनिटी इसके बाद क्या हो जाती है, और फॉर्म इसका कब तक आएगा, और इससे संबंधित जो भी जुड़ी हुई बातें हैं सारे पॉइंटों की बात करेंगे। और लास्ट में यह भी समझ लेंगे कि जो हिंदी मीडियम के छात्र छात्रा हैं वो कैसे इसकी तैयारी को प्रारंभ करें। तो संपूर्ण इंफॉर्मेशन होने वाली है। पूरी वीडियो को बहुत शांति से बहुत अच्छे से देखेगा। यदि सबसे पहले यदि हम लोग पॉइंट की बात करें कि सर नेट और जेआरएफ में बेसिक सा अंतर क्या होता है, क्या सर इसके लिए दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है, तो बाबू ऐसी कोई बात नहीं है। नेट और जेआरएफ के लिए बिल्कुल एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन में एग्जाम होता है। तो कहोगे सर इसमें अंतर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का है, तो आप कहोगे सर 300 मार्क्स का। ठीक है, पूरा पेपर यदि आपका 300 मार्क्स का है तो इसमें से आपकी कट ऑफ बनती है, इसमें से आपकी कट ऑफ बनती है। मान लीजिए आपने 200 नंबर लेके आए, लेकिन कट ऑफ कितनी बनी है, तो कहोगे सर 210। यानी कट ऑफ ये बनी है कि जो 210 से ऊपर बच्चे पाएंगे वो नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन जो नेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 200 नंबर, तो यदि आप सिर्फ 200 नंबर लेके आए हो तो भैया आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। यदि आप 210, 220, 200 के ऊपर लेके आए हो, 210 के ऊपर लेके आए हो, तो आपका जेआरएफ माना जाएगा और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कितने साल तक। यदि आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो तो 5 साल तक आपको लगातार स्कॉलरशिप मिलती है। टोटल अमाउंट कितनी होती है, तो लगभग 25 लाख के आसपास होती है। 5 साल में निकालें और ऑरेंज निकालें तो वही आपका 40-41 हजार के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा अंतर हो गया नेट जेआरएफ में। इसके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होते, ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है। यदि नंबर आपके अच्छे आए हैं और जो उस समय यानी जब एग्जाम हो रहा होता है उस समय जो वर्तमान में जो कट ऑफ बनती है, यदि आप उसको पार कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको जेआरएफ माना जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे बेसिक बेसिक अंतर आप समझ जाएंगे। ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अन्य बात भी हम लोग कर लेते हैं कि सर जी ठीक है, इस तो हम जान गए कि नेट जेआरएफ एक तरीके से डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी योग्यता क्या है, हम भैया कब फॉर्म को भर सकते हैं सर। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसके लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप पीजी होने चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो क्या सर हमारा पीजी कंप्लीट होना चाहिए, तो नहीं बाबू, आप अगर अपीयरिंग में हो, अगर आप अपीयरिंग में हो, अभी आप पीजी कर रहे हो, पीजी में एनरोल किए हो, तब भी आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इसके फॉर्म को आप डाल सकते हो। और यदि आप कंप्लीट कर लियो पीजी तब भी फॉर्म को डाल सकते हो। यदि आप कंप्लीट कर लियो तो परसेंटेज मानता है। एग्जांपल के तौर पे यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए पीजी में, तो कहोगे सर 55% होना चाहिए। यदि आपको कोई रिजर्वेशन प्राप्त है तो आपका जो एक तरीके से परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर वो हमारा 50% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपीयरिंग वाले स्टूडेंट आपका परसेंटेज नहीं मांगा जाता तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इतने पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखिएगा और आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्या नेट क्वालिफाई जो कर लेते हैं सर, ये नेट कब तक हमारा एक तरीके से योग्य रहता है, कब तक ये मान्य रहता है सर्टिफिकेट, तो बाबू ये लाइफ टाइम मान्य रहता है। एक बार आप पास कर लिए यानी नेट पास कर लिए तो ये लाइफ टाइम मान्य रहता है। इतने पॉइंटों को समझिएगा। अगर यहीं पे यदि बात करें सर जेआरएफ के लिए एज का निर्धारण भी किया गया है, एज लिमिटेशन की भी बात की कितना, तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो कितनी सर जी, तो 30 होना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी 30 से ऊपर यदि एज है तो आप भैया जेआरएफ नहीं दे सकते, जेआरएफ क्वालिफाई आपको नहीं माना जाएगा। तो इतनी पॉइंटों को समझिएगा। लेकिन नेट का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, ये आपको बिल्कुल छूट रहती है इसमें। इतने पॉइंटों को आप यहां पे समझिएगा। ये पहले 28 था और अब इसको कितना कर दिया गया है, तो कहोगे सर 30 कर दिया गया है। तो ये आपका बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। यदि हम बाबू बात करें आपके फॉर्म की, तो सर फॉर्म कब तक आ जाता है, तो ध्यान समझिएगा। ये पूरे देश भर में तो कि 2 टाइम ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। एक एक मान के चलिए कि आपके जून जुलाई के आसपास, और एक आपके मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे आपका सीटेट वगैरह जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो भी आपके पूरे ईयर में, पूरे साल में 2 बार कंडक्ट होता है। उसी प्रकार सीबीएसई के द्वारा भी इसे भी पूरे साल में 2 बार कंडक्ट फिलहाल कराया जा रहा है। तो इतने पॉइंटों को समझिएगा। अभी आपको जो एग्जाम यदि आप एनरोल कर लिए तो आप दिसंबर का एग्जाम देंगे, यदि दिसंबर में नहीं दे पाए तो आप उसके बाद मई जून का एग्जाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये फॉर्म के बारे में भी आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, अब बात करें यदि सिलेबस का, यदि बात
बात करें हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का कि सर जी हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कितना होता है, तो पहले यदि हम लोग बात करें कितने मार्क्स के आपके एग्जाम, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो कहोगे सर जी 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 2 पार्ट में बटे रहते हैं। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 आपका क्या होता है, तो कहोगे सर ये ऑप्शनल होता है। जो आपकी पीजी में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इकोनॉमिक्स से पीजी किए हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी किए हैं, आप एक प्रकार से हिस्ट्री से पीजी किए हैं, ज्योग्राफी से पीजी किए हैं, या फिर आप एक तरीके से एजुकेशन से पीजी किए हैं, साइकोलॉजी से, टोटल ये सब्जेक्ट कितनी हो जाती हैं, तो कहोगे सर जी 90 सब्जेक्ट के आसपास से आपका यूजीसी एनईटी एक तरीके से कंडक्ट करवाता है, 90 सब्जेक्ट इसमें होती हैं, लगभग 90 सब्जेक्ट यहां पे देखी जाती है। ठीक है, तो पहला पेपर सभी के लिए कॉमन होता है जो आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर कितना होता है, तो कहोगे सर 100 क्वेश्चन होते हैं, यहां पे ये आपका 50 क्वेश्चन सॉरी, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 300 मार्क्स के हो जाते हैं। इतने पॉइंटों को समझिएगा। ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं, और साथ में समय आपको कितना मिलता है, तो कहोगे सर 3 घंटे आपको, 3 घंटा आपको समय मिलता है। इतने पॉइंटों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा सिलेबस के बारे में। बाकी किसी अन्य क्लास में भी हम लोग पेपर 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगी। देखो पेपर 1 का पोर्शन कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर लगभग 33%। पूरे 150 का यदि आप निकाल लो 50%, 50 क्वेश्चन, तो भैया ये लगभग आपका 33% निकल के आ जा रहा है। तो इसका पोर्शन एक तरीके से निर्भर करता है आपके क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो आप पेपर फर्स्ट को अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी द परफेक्ट एजुकेशन पे जो इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती हैं, लाइक आपका कम्युनिकेशन, आपका शोध, आपका हो गया रिसर्च होगा, जैसे भी आपकी टॉपिक हैं सबको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पे बेसिक से अच्छे से पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाइए ईमानदारी तौर पे, और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए साथ में। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आपका क्या होता है सर जी पेपर 1, और एक तरीके से यहाँ पे 100 क्वेश्चन पेपर 2 से रहता है। जो आपका पीजी में सब्जेक्ट्स है वही आप एक तरीके से इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, मान लीजिए सर क्या हम पीजी पॉलिटिकल साइंस से किए हैं, तो क्या सर हम हिस्ट्री से नेट जेआरएफ दे सकते हैं? बाबू बिल्कुल भी नहीं, जो आपकी पीजी में सब्जेक्ट रहती है वही आप इसमें चूज करते हैं। ठीक है, यदि बात करें हम लोग यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो बिल्कुल आप एक तरीके से नेट क्वालिफाई करने के बाद, अभी हाल फिलहाल में गाइडेंस भी चेंज हुई है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से किसी यूनिवर्सिटी द्वारा यदि पद निकाला जा रहा है, पोस्ट निकाली जा रही है, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू के माध्यम से इंडिविजुअली रूप में वहां जाके आप अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से जो स्टेट लेवल के माध्यम से राज्य सरकारें जो होती हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद एक तरीके से निकालती हैं, पोस्ट वैकेंसीज निकालती हैं, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका जेआरएफ हो जाता है तो 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप तो मिलती रहती है, और साथ में आपका पीएचडी भी हो जाता है, और कहीं इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हो तो आपको एक तरीके से वहां पे भी एक तरीके से लाभ ही मिलता है। ठीक है, तो इतने पॉइंटों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझोगे। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, ये नेट जेआरएफ है भाई, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे और साथ में जो हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। अपने दोस्त यार तक बता दो, क्लास वगैरह चालू होंगी, अच्छे से एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं इस पूरे द परफेक्ट एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।